वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 फॉर एमपी सीजे स्पेसिफिकली फॉर प्री एग्जामिनेशन। इस बार हम जो भी डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में वो हम प्री एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम। टोटल 7 चैप्टर्स हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, 2 शेड्यूल हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 51 और ये कब फोर्स में आया था? ये फोर्स में आया था 30 दिसंबर 1961 को। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं अब हम एक्ट। चलिए शुरू करते हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट। पर पहले कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए। पहली कि हम सिर्फ वो सेक्शन डील करेंगे, मतलब हर सेक्शन डील होगा वैसे तो, क्योंकि 51 सेक्शन से सेक्शंस काफ़ी कम हैं, लेकिन उनमें सिर्फ वो पार्ट डील करेंगे हम जिनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। दूसरा कि हम सिर्फ प्री पर्सपेक्टिव से ये एक्ट डील करने वाले हैं। देखिए, जब इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात आती है ना, तो प्री और मेंस के लिए कई बार चीज़ें अलग हो जाती हैं। जो सेक्शंस हम मान के चलते हैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए हम एमपी मेंस के लिए जब अकोमोडेशन एक्ट डील करेंगे तो हम अलग वीडियो लेकर आएंगे। ये स्पेसिफिकली वही सेक्शन डील करेंगे यहाँ जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो ये बॉदर मत कीजिएगा कि हम कभी कोई बड़ा सेक्शन छोड़ दें कि ये इंपॉर्टेंट है या मेंस में आता है, क्योंकि हम प्री से ही डील करने वाले हैं, मेंस से नहीं डील कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें चैप्टर्स ऑलरेडी कम है, इसलिए एक बात ध्यान में रखिए, याद कर लीजिएगा कि किस चैप्टर में किस बारे में बात हुई है। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में क्या दिया है कि एमपी अकोमोडेशन एक्ट पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होगा और फर्स्ट इंस्टेंस पे ये उन्हीं एरिया में इन्फोर्स होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और एरियाज़ इंक्लूड कर सकती है जिस पे ये एक्ट अप्लाई हो, और उसी हिसाब से फर्स्ट शेड्यूल है वो अमेंड होता जाएगा। यानी स्टार्टिंग में तो जो फर्स्ट शेड्यूल में एरियाज़ लिखे हैं वहीं पर अप्लाई होगा एमपी अकोमोडेशन, बट बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसमें एरियाज़ ऐड करती जा सकती है जिससे कि वो अमेंड होता जाएगा और उन एरियाज़ पर भी एमपी अकोमोडेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। कीवर्ड क्या याद रखना है आपको सेक्शन 1 में? फर्स्ट शेड्यूल। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में है। सबसे पहली अकोमोडेशन की डेफिनेशन है, याद रखिए कि सेक्शन में दी है 2A में अकोमोडेशन दिया हुआ है, ऐसे याद रख लीजिए 2A और A से ही अकोमोडेशन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू? क्वेश्चन ऐसा बनता है इसमें कि क्या इसमें से अकोमोडेशन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अकोमोडेशन क्या नहीं है। तो इसलिए एक बार हम रफली इस सेक्शन को देख लेते हैं कि अकोमोडेशन यानी ऐसा कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर वो नॉन रेसिडेंशियल हो, यानी दोनों टाइप की बिल्डिंग्स अकोमोडेशन में आती है। इसके बाद 4 और इसमें पार्ट्स दिए हैं। पहला, अकोमोडेशन में और क्या आता है? ऐसा कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कोई भी लैंड अगर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है तो वो अकोमोडेशन नहीं कहलाएगा, और जो यूज़ नहीं हो रहा है वो अकोमोडेशन कहलाएगा। इसके बाद जो भी आपके गार्डन है, ग्राउंड्स है, गैरेजेस हैं या आउट हाउसेज हैं, जो भी बिल्डिंग का पार्ट है वो भी अकोमोडेशन में आते हैं। तीसरा, कोई भी ऐसी फिटिंग है अगर बिल्डिंग में जो कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है प्रॉपर्टी के, तो वो भी अकोमोडेशन में आती है। और फोर्थ, कोई भी फर्नीचर जो सप्लाई किया है लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग में यूज़ के लिए, वो भी अकोमोडेशन में आता है। तो ये ध्यान रखिए कि अकोमोडेशन में क्या क्या आता है, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए आएगा आपके पास क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगला। देखिए, बी याद रखिए 2B में लैंडलॉर्ड है, ए में अकोमोडेशन आ गया। अब अकोमोडेशन के अगर अकोमोडेशन है तो उसका कोई लैंडलॉर्ड भी होगा, इसलिए बी में लैंडलॉर्ड आ गया। अब जब हम लैंडलॉर्ड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तीसरा इंसान आता है, वो है टेनेंट। तो लैंडलॉर्ड दिया है 2B में, टेनेंट दिया है 2I में। तो ये याद रखिएगा। जनरली अगर सेक्शंस पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं के पूछे जाते हैं, 2A अकोमोडेशन, 2B लैंडलॉर्ड और 2I टेनेंट। अब इसमें दिया हुआ है लैंडलॉर्ड जो है वो कौन होता है। अब इसकी डेफिनेशन हम बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं डील करेंगे, बट इसमें यही लिखा हुआ है बेसिकली कि जो भी रिसीव करता है रेंट या एंटाइटल टू रिसीव होता है रेंट, है ना, जिसको रेंट मिलना चाहिए, या तो वो किसी के बिहाफ पे रेंट लेता है, या तो किसी के बिहाफ पे वो कैसे रेंट लेगा, बीइंग अ ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर ऑफ अदर पर्सन,
या फिर वो इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट होगा अगर वो अकोमोडेशन कोई टेनेंट यूज़ करता है तो। यानी 3-4 चीज़ें दी है। बेसिकली इसका मतलब है जो भी इंसान रेंट लेगा ये रेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा अगर वो अकोमोडेशन किसी और को रेंट पे दी जाए तो। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है? जनरली क्वेश्चन ये बनता है इस पर कि इसमें से क्या लैंडलॉर्ड नहीं है। मतलब आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बोल दिया जाता है कि वो जो अकोमोडेशन है उसका ओनर कोई और है बट रेंट लेने कोई और आता है, तो लैंडलॉर्ड कौन हुआ? जो अकोमोडेशन का ओनर है ओरिजिनल वो लैंडलॉर्ड हुआ कि जो रेंट लेने आ रहा है वो लैंडलॉर्ड हुआ? तो इसके हिसाब से जो रेंट लेने आ रहा है वो भी लैंडलॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई अगर ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन रेंट लेता है तो वो भी लैंडलॉर्ड माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई किसी की अकोमोडेशन नहीं है बट वो जिसकी अकोमोडेशन है उसके बिहाफ पे आपसे रेंट ले रहा है तो वो भी लैंडलॉर्ड होगा। तो जनरली इससे एमसीक्यू बन जाता है। अब हम आगे चलें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लॉफुल इंक्रीज लीज तो आपको ऊपर ऊपर देखना है तो आप पढ़ सकते हैं। अब मेंबर ऑफ़ फैमिली से सवाल बनता है, ये भी याद रख लीजिए। सेक्शन 2E में दिया है मेंबर ऑफ़ फैमिली। क्वेश्चन बनता है कई बार मेंबर ऑफ़ फैमिली कौन नहीं है। तो इसमें देख लीजिए मेंबर ऑफ़ फैमिली, देखिए हर एक्ट के अपने हिसाब से होते हैं। एमपी अकोमोडेशन एक्ट में फैमिली में कौन कौन आता है? स्पाउस आता है, सन आता है, अनमैरिड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, पैटर्नल अंकल वाइफ और विडो, और ब्रदर्स सन और अनमैरिड डॉटर लिविंग जॉइंटली विद और एनी अदर रिलेशन डिपेंडेंट ऑन हिम। तो आपसे जब भी पूछा जाता है तो इन्हीं ऑप्शंस में से कई बार कंफ्यूज करते हैं। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल्स वाइफ और विडो और ब्रदर्स सन और अनमैरिड डॉटर, ये जो मैंने लाइन अभी मार्क की है इससे कई बार एमसीक्यू बन जाता है कि इसमें से कौन फैमिली में नहीं आते हैं, और जनरली ये आखिरी के ऑप्शंस में वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये वाला सेक्शन आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये जो आपका रिपील्ड एक्ट है ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ 2F में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें डेफिनेशन नहीं दी हुई है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। इसमें बेसिकली ये बोला है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो है जो सेक्शन 28 में डिफाइंड है। जनरली मेंस में आपको हेल्पफुल होता है जब आप आंसर लिखते हैं कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, तो उसमें आप 2F भी मैंशन करते हैं और सेक्शन 28 भी मैंशन करते हैं। अब हम आते हैं एच स्टैंडर्ड रेंट पर। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? जो सेक्शन 7 में दिया है। यहाँ भी ये नहीं बताया कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है, इसमें ये बताया है कि स्टैंडर्ड रेंट वो है जो सेक्शन 7 में दिया है। इसलिए आप है ना ये ध्यान से ऐसे 2 सेक्शन याद रखिएगा क्लब करके। जैसे कि अगर आपको रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी याद रखना है तो 2F के साथ सेक्शन 28 याद रखना है, और स्टैंडर्ड रेंट अगर याद रखना है तो आपको 2H के साथ सेक्शन 7 याद रखना है, और आगे सेक्शन 8 भी। सेक्शन 8 क्यों? मतलब स्टैंडर्ड रेंट वो है जो सेक्शन 7 में दिया है, बट सेक्शन 7 के बाद क्या है? सेक्शन 8 है, और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि लॉफुल इंक्रीज़ क्या होता है। मतलब जो स्टैंडर्ड रेंट है उसमें आप कितना और इंक्रीज़ कर सकते हो लॉफुली, तो इसलिए वो भी स्टैंडर्ड रेंट के अंदर ही आता है। इसलिए स्टैंडर्ड रेंट वो हुआ जो सेक्शन 7 में भी दिया है, और साथ ही साथ सेक्शन 8 में जो लॉफुल इंक्रीज़ दिया है वो भी आपका स्टैंडर्ड रेंट में आएगा। अब हम चलते हैं टेनेंट पे। तो अभी मैंने ऊपर भी ये बात की थी कि 2B में क्या है? लैंडलॉर्ड है, और 2B में अगर लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड से हमें याद आता है टेनेंट। टेनेंट दिया है 2I में, एंड 2I इज़ लास्ट डेफिनेशन। ठीक है, टेनेंट की आपकी। टेनेंट में कौन होगा? बेसिकली वो जिसको रेंट देना है, यानी जिसको भी रेंट देना है वो टेनेंट में आएगा। जैसे कि लैंडलॉर्ड कौन था? जो कि रेंट लेगा, किसी के बिहाफ पे रेंट लेगा वो। वैसे उसी तरीके से टेनेंट क्या होगा? जो रेंट देता है, और इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कई बार यही आ जाता है। बेसिकली तो ऐसे सवाल टेनेंट से जनरली नहीं बनता, बट आपसे या तो सेक्शन नंबर पूछ लेंगे, 2I है जो कि टेनेंट का, या पूछ लेंगे टेनेंट में कौन नहीं आता है। तो इसमें 4-5 कंडीशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये देखिए, ये जो लास्ट की 3 लाइन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है?
इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो आपका सब टेनेंट है ना, वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। दूसरा, कोई ऐसा ये देखिए यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा टेनेंट है जिसका जो टेनेंसी है वो टर्मिनेट हो चुकी है, यानी जितने टाइम तक उसको एज अ टेनेंट रहना था वो समय सीमा पूर्ण हो चुकी है, बट स्टिल वो वहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है अपनी पोजीशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो टेनेंट नहीं है, वो भी टेनेंट माना जाएगा। भले ही वो अपने टेनेंसी के टर्मिनेशन के बाद भी पोजीशन में कंटिन्यू कर रहा है, स्टिल वो टेनेंट कहलाएगा। बट क्या नहीं कहलाएगा टेनेंट? अगर मान लीजिए उस टेनेंट के खिलाफ कोई डिक्री और ऑर्डर पास हो गया एविक्शन का, तो वो टेनेंट नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर उसने अपने टर्मिनेशन के बाद भी कंटिन्यू की पोजीशन तो वो टेनेंट है, बट अगर कोर्ट ने उसके खिलाफ एक डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया एविक्शन का, तो वो टेनेंट नहीं रह जाएगा। तो ये लास्ट की जो 3 लाइन है, इनसे कई बार सवाल बन जाते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। ये याद रखिएगा कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। ये पूछा जाता है कई बार कि एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता। 4 ऑप्शन आते हैं, याद रखिए। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की है, कीवर्ड आ गया आपका गवर्नमेंट, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, ऐसी कोई भी अकोमोडेशन जो कि लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, जो कि किस लिए यूज़ हो रही है? फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस। मतलब 2 प्रॉपर्टी हैं जिन पर अकोमोडेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता। पहला, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो। दूसरा, जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, बट कैसी प्रॉपर्टी है? जो कि सिर्फ नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है। लोकल अथॉरिटी की ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, उस पर ये अकोमोडेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता। और गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर सेकंड क्लॉज क्या लिखा है? मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया। कैसे लोगों को? ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया, ऐसी अकोमोडेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया कि जो कि किसके द्वारा ओन है? एजुकेशन, रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। पहला एजुकेशनल, दूसरा रिलीजियस, तीसरा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चौथा ऐसा कोई भी नर्सिंग और मैटरनिटी होम जिसकी जो सारी इनकम है वो यूटिलाइज़ हो रही है ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए या ऐसे नर्सिंग और मैटरनिटी होम के लिए। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी नहीं, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट की है, और वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है? जो एजुकेशन, चैरिटेबल, रिलीजियस या नर्सिंग और मैटरनिटी होम के लिए यूज़ हो रही है और उसकी सारी इनकम जो है वो इसी के लिए यूज़ हो रही है। तो ये प्रॉपर्टियाँ एग्जेम्प्ट की जा सकती हैं। क्वेश्चन में ये आता है क्या प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट हो सकती है, तो उसमें आपको इन ऑप्शंस में से अगर कुछ है तो ध्यान रखना है। अब हम आते हैं प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कब तक के लिए अप्लाई नहीं होगा? कीवर्ड याद रखिएगा, 5 साल। यानी कि ये एक्ट उन अकोमोडेशन पर अप्लाई नहीं होगा। कब तक के लिए अप्लाई नहीं होगा? मान लो वो कंस्ट्रक्ट हुई और वो लोकल अथॉरिटी को जब लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके 5 साल तक ये एक्ट उन अकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं होगा। मीन्स इट विल नॉट अप्लाई टू एनी अकोमोडेशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज़ completed बिफोर और आफ्टर द commencement ऑफ द एक्ट for a period of 5 years from the date of which completion of such construction was notified to the local authority। कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन को नोटिफाई करा लोकल अथॉरिटी को कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जब लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा उसके 5 साल के बाद तक ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो कीवर्ड याद रखना है आपको 5 years। यही आपसे पूछा जा सकता है कितने साल तक के लिए नहीं होगा, तो आपको उसमें ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 5, सेक्शन 6। सेक्शन 5 और 6 को देखिए थोड़ा ध्यान से क्लब करके पढ़ सकते हैं आप। इनसे जनरली नहीं बनते हैं प्री के सवाल, मेंस का बन जाता है। ये बस ध्यान रखिए, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल सेक्शन 5 में दिया है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड रेंट है उसके अलावा आप एक्सेस कोई मांग रहा है तो वो रेंट जो है वो रिकवरेबल नहीं है। इसमें क्लॉज 2 से कई बार सवाल बनता है। क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें बोला गया है कि जो स्टैंडर्ड रेंट है उससे एक्सेस में हम रेंट लेंगे। वो एग्रीमेंट ऐसा माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के पेमेंट के लिए है।
मतलब आपने एक्सेस के लिए भी अगर एग्रीमेंट बना लिया है कि ठीक है हम एक्सेस में देंगे, तब भी वो एग्रीमेंट ऐसा ही माना जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड रेंट के लिए बनाया है। स्टैंडर्ड रेंट हमने कहाँ देखा था अभी? सेक्शन 2 क्लॉज H में देखा था हमने स्टैंडर्ड रेंट, जिसमें क्या लिखा था कि स्टैंडर्ड रेंट वो होता है जो सेक्शन 7 और 8 में दिया है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ आप सेक्शन 5 की सिर्फ हेडिंग याद रख सकते हैं कि रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। फिर इसके बाद यहाँ भी आप हेडिंग याद रख सकते हैं कि अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। किसी भी प्रकार के अनलॉफुल चार्जेस ना ही क्लेम किए जाएंगे ना ही रिसीव किए जाएंगे। इसमें क्या चीज़ें याद रखने की हैं, ये देखिए क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी की प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। उसके बिना आप 1 मंथ से ज़्यादा का रेंट एडवांस में नहीं ले सकते। देखिए कोई भी किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। किसके लिए? टेनेंसी के लिए, ग्रांट के लिए, या जो टेनेंसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के परमिशन से सिर्फ 1 महीने का रेंट एडवांस में ले सकते हैं। ये टाइमलाइन पूछ ली जाती है, इसलिए बस ये बात याद रखिए कि एडवांस में 1 मंथ का रेंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये बात आप ध्यान रखिए, इसमें बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो 5 ईयर का क्लॉज है अगला, ये आपके क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि मान लीजिए ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड के बीच में और ऐसे दूसरे पर्सन के बीच में, किस बारे में होता है कि वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करेगा। अब वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करेगा और उसके बाद ये एग्रीमेंट होता है कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये करा जाएगा कि वो जो अकोमोडेशन है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वो उस पर्सन को दे दी जाएगी जिसने उस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस किया है। तो कितना रेंट लिया जा सकता है, मतलब कितना अमाउंट लिया जा सकता है? पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जो रेंट होगा 5 साल का, वो भी लिया जा सकता है। देखिए अभी हमने ऊपर क्या बात करी थी कि एडवांस में सिर्फ 1 महीने का रेंट लिया जा सकता है, बट क्लॉज 4 में एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ है 2 लोगों के बीच में, जिसमें एक ने फाइनेंस किया है कंस्ट्रक्शन, और ये एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे ही अकोमोडेशन बन जाएगी जिसने फाइनेंस किया है उसको अकोमोडेशन में रहने दिया जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई एग्रीमेंट है तब वो 1 मंथ वाला क्लॉज नहीं लगता, तब 5 ईयर्स वाला लगता है। मतलब अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो सामने वाले इंसान से आप 5 साल का रेंट एडवांस में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो स्टैंडर्ड रेंट आता है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है आप एक बार अच्छे से ये पढ़ लीजिए पूरा। जनरली मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेशन है कि स्टैंडर्ड रेंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, लेकिन MCQ जैसा इससे जनरली नहीं बनता क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है। तो जनरली इससे मेंस का सवाल बनता है, बट आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है कि लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको कब लॉफुली इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये सेक्शन 8 में दिया हुआ है। इस सेक्शन को ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिए, इससे कई बार सवाल बनते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस सेक्शन में है वो है 10% वाली बात, यानी कुछ कंडीशंस में रेंट लॉफुली इंक्रीज़ हो सकता है बट वो पर ईयर 10% से ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ किया जाएगा। तो ये 10% वाली बात ध्यान रखिएगा। अब ये नोटिस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इतना कोई इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। इसके बाद ये ध्यान रखिए अगले सेक्शन में, सेक्शन 10 में दिया है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। अब क्वेश्चन कई बार आता है स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है, तो ऑप्शन में आपके बहुत सारे आएंगे, सिविल कोड भी आएगा, तब आपको लगाना क्या है ऑप्शन, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने की अथॉरिटी किसके पास है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास है। इसके बाद इससे MCQ जनरली यही बनता है, और एक और बनता है जो आपका क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड रेंट कितने टाइम के लिए फिक्स होगा, 12 मंथ्स की टेनेंसी के लिए फिक्स होगा। इससे ज़्यादा प्री पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 11
ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट के बारे में है कि मान लीजिए पेंडिंग है अभी डिसीजन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड रेंट, अभी पेंडिंग डिसीजन है, तब भी इंटरिम रेंट कोर्ट डिसाइड कर सकता है। कोर्ट नहीं, मतलब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर सकती है इंटरिम रेंट, और वो ये भी बताएगी कि वो रेंट किस डेट से पे किया जाना है। तो इंटरिम रेंट के बारे में कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 11 में। हमने 2 चैप्टर्स डील कर लिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3 पर, जो कि है कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट में सेक्शन 11A है सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड। ये बात ध्यान रखिए कि जो चैप्टर 3 है वो उन लैंडलॉर्ड्स पर अप्लाई नहीं करेगा जो चैप्टर 3A में दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 23J। यानी कि जो चैप्टर 3 है वो आपका ऐसे लैंडलॉर्ड पर नहीं अप्लाई करेगा जो लैंडलॉर्ड दिए हुए हैं सेक्शन 23J में, जो हम आगे पढ़ेंगे। और सेक्शन 23J किस चैप्टर का पार्ट है? वो चैप्टर 3A का पार्ट है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन MP अकोमोडेशन एक्ट का सेक्शन 12। सेक्शन 12 पे हम एक अलग से लेक्चर ले आएंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में तो उसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली सेक्शन 12 में दिया हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट अ टेनेंट एक्सेप्ट इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यानी कि अगर आप सिविल कोर्ट में कोई केस कर रहे हैं एविक्शन के लिए तो वो इन्हीं ग्राउंड्स पे कर सकते हैं जो कि दिए हुए हैं आगे। पहला ग्राउंड क्या है? हम बहुत ही फास्ट डिस्कस करेंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। हम सेक्शन 12 पे एक वीडियो अलग से डिटेल्ड ले आएंगे आपके लिए ताकि हेल्पफुल हो। कि मान लीजिए किसी ने एरियर्स ऑफ रेंट नहीं दिया है, इसमें कीवर्ड क्या है? 2 मंथ्स का। यानी कि मान लीजिए नोटिस दे दिया गया है, लैंडलॉर्ड ने नोटिस दिया है और नोटिस देने के 2 महीने के अंदर अंदर भी अगर टेनेंट ने नहीं आपका जो रेंट है वो दिया तो आप सूट ला सकते हैं। इसमें कीवर्ड क्या हो गया? 2 मंथ्स। जनरली पूछा जाता है कि कब ऐसा टाइम आएगा जब वो अपने सूट ला सकता है। अगर उसको रेंट नहीं मिला तो लैंडलॉर्ड को तब ला सकता है कि अगर उसने नोटिस सर्व कर दिया हो और नोटिस सर्व करने के 2 महीने के बाद भी टेनेंट ने रेंट नहीं दिया हो। तो इस क्लॉज को याद रखिएगा। इनफैक्ट सेक्शन 12 क्लॉज 6 तक आप सब याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ तक सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्लॉजेस हैं आगे भी, लेकिन क्लॉज 6 तक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद या तो टेनेंट ने, बी में क्या दिया हुआ? टेनेंट ने अनलॉफुली सबलेट की हो, असाइन की हो या पार्ट की हो प्रॉपर्टी। तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि अगर उसने कोई न्यूसेंस क्रिएट किया हो, ऐसा कोई एक्ट किया हो जो इनकंसिस्टेंट है टेनेंसी के पर्पस से। और तीसरा क्या? ऐसा कुछ किया हो जो अफेक्ट करेगा एडवर्सली या सब्सटेंशियली इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब एक चीज़ आती है डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब आपने बोल दिया कि जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड नहीं है, मतलब जिसने आपको उस समय रेंट पे दी थी अकोमोडेशन, अब आप कह रहे हैं कि वो हमारा लैंडलॉर्ड ही नहीं है। तो डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड भी सी में आता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है? ये अफेक्ट करता है एडवर्सली एंड सब्सटेंशियली द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो कई बार पूछा जाता है कि डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड किस क्लॉज का पार्ट है, तो वो सेक्शन 12 क्लॉज सी का पार्ट होता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि अकोमोडेशन नहीं यूज़ करी बिना रीजनेबल क्लॉज के टेनेंट ने, कब तक के लिए नहीं यूज़ करी? 6 मंथ्स के लिए नहीं यूज़ करी। जब सूट फाइल हुआ उसके 6 महीने पहले तक लैंडलॉर्ड 6 महीने तक टेनेंट ने अकोमोडेशन अगर नहीं यूज़ की है तो भी आप उसको एविक्शन के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ई और एफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ई में दिया हुआ है कि रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए कब अकोमोडेशन आप ले सकते हैं, और एफ में दिया हुआ है नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए अकोमोडेशन कब ले सकते हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? अकोमोडेशन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए लेट की गई थी, अब वो चाहिए बोनाफाइड। किसको चाहिए? लैंडलॉर्ड को। क्यों चाहिए? या तो अपने रेसिडेंस के लिए चाहिए या अपनी फैमिली मेम्बर के रेसिडेंस के लिए चाहिए, और वो ओनर है लैंडलॉर्ड और वो ओनर है अकोमोडेशन का।
या किसी ऐसे पर्सन के लिए चाहिए उसको जिसके बेनिफिट के लिए अकोमोडेशन है, और उसके पास एक और चीज़ है, फिर उसके पास कोई और रीज़नेबल सूटेबल अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए उस सिटी या टाउन में। मान लीजिए कि मैंने किसी को घर दिया अपना रेंट पे, और मेरे पास और भी एक और दूसरा घर है उसी सिटी में। अब मैं अपने जो टेनेंट है उसको निकालना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 मेंबर और आ गए या जो भी इशू है मेरे साथ। बट मान लीजिए मेरे पास एक और सूटेबल अकोमोडेशन है उसी सिटी में जहाँ मैं जाके रह सकती हूँ, तो ये क्लॉज नहीं अप्लाई होगा। यानी 2-3 चीज़ें चाहिए। पहला तो कि रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हो, दूसरा कि आप बोनाफाइड चाहते हो, ऑक्यूपेशन उसकी अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, ऐसे इंसान के लिए जिसके बेनिफिट में वो अकोमोडेशन आपके पास है, जिसके बेनिफिट के लिए वो अकोमोडेशन है, और इसके बाद आपके पास ऐसा कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है उसी सिटी या टाउन में, कोई दूसरा ऑल्टरनेट। तब आप सेक्शन 2E के अंदर किसी भी टेनेंट को रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए वापस आपको अपनी अकोमोडेशन लेनी है तो आप सू कर सकते हैं। इसके बाद F में दिया है नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। इसमें भी वही कंडीशन, आपको बोनाफाइड चाहिए। क्यों चाहिए? अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए चाहिए या स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और ऊपर जैसे कि रेजिडेंशियल वाले में फैमिली वाली भी बात थी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऐसे सवाल बनता है कि नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस किसका होना चाहिए, किसको बिजनेस स्टार्ट करना हो, या तो लैंडलॉर्ड को खुद स्टार्ट करना हो, या फिर उसका कोई मेजर सन हो या अनमैरिड डॉटर हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए वो अकोमोडेशन है। और फिर आखिरी क्लॉज सेम है जैसा कि रेजिडेंशियल में था कि कोई और सुटेबल रीजनेबल अल्टरनेट अकोमोडेशन उसके पास नहीं है जो कि वो नॉन रेजिडेंशियल वे में यूज़ कर सके। यानी कि लगभग सेम चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर क्या है कि वो किसके बिज़नेस के लिए ले सकता है सेक्शन 2 क्लॉज F में, या तो खुद उसको बिज़नेस करना हो, या जिसके बेनिफिट के लिए अकोमोडेशन हेल्ड है उसके बेनिफिट के लिए, या फिर उसका मेजर सन या अनमैरिड डॉटर को कोई बिज़नेस शुरू करना हो या कंटिन्यू करना हो। तो कई बार ये यहाँ से MCQ बनता है मेजर सन एंड अनमैरिड डॉटर वाले क्लॉज से। ये अच्छे से और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है कि अकोमोडेशन अनसेफ हो गई है या अनफिट हो गई ह्यूमन हैबिटेशन के लिए और रिपेयर करने के लिए उसको वापस चाहिए। H में क्या दिया हुआ है कि या तो रीबिल्डिंग या बिल्डिंग के लिए चाहिए, कुछ बहुत बड़े एडिशन या ऑल्टरेशन करने हैं बिल्डिंग में, तब वैकेट हो सकती है। I में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए जो टेनेंट है उसने एक्वायर कर लिए कोई वैकेंट पोजीशन या कोई अकोमोडेशन उसको दूसरा मिल गया है उसके लिए जो सूटेबल है रेजिडेंस के लिए। इसके बाद आगे दिया है कि मान लीजिए अकोमोडेशन किसी को इसलिए मिली थी क्योंकि वो किसी सर्विस या एम्प्लॉयमेंट में था, अब वो सर्विस और एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो भी वो अकोमोडेशन वापस ली जा सकती है। फिर इसके बाद K में क्या दिया है, टेनेंट ने कोई सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया हो अकोमोडेशन को तो भी अकोमोडेशन वापस ली जा सकती है। L में क्या दिया हुआ है कि टेनेंट को नोटिस दिया जा चुका है क्विट करने का, और नोटिस देने के बाद जो लैंडलॉर्ड है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर ली है सेल अकोमोडेशन की, या कोई ऐसे स्टेप ले ली है जिसके कारण उसका इंटरेस्ट बहुत सीवियरली अफेक्ट होगा अगर टेनेंट ने वो अकोमोडेशन खाली नहीं की तो। M में क्या दिया हुआ है कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना या तो कोई कंस्ट्रक्शन किया है या करवाया है या उसका अकोमोडेशन को इस तरीके से मटीरियली अल्टर्ड कर दिया है जिससे कि लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट डिमिनिश होता है। N में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई अकोमोडेशन ओपन लैंड है और लैंडलॉर्ड को वो चाहिए हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके बाद O में क्या दिया हुआ है कि टेनेंट ने लैंडलॉर्ड की रिटन परमिशन के बिना जो पोर्शंस अकोमोडेशन के जो कि अकोमोडेशन में इंक्लूडेड नहीं थे वो भी टेनेंट ने यूज़ कर लिए और रिटर्न नोटिस के बाद भी खाली नहीं किए। मान लीजिए टेनेंट को 4 कमरे मिले थे, 2 कमरे नहीं मिले थे, बट उसने 6 के 6 कमरे यूज़ करना शुरू कर दिए और रिटर्न नोटिस के बाद भी उनको नहीं खाली किया, तो ये भी ग्राउंड है। P में क्या दिया हुआ है कि जो टेनेंट है उसको कन्विक्ट किया गया है किसी भी लॉ के अंदर, कैसे ऑफेंस के लिए, या तो वो बिल्डिंग यूज़ कर रहा हो इमोरल या इलीगल पर्पसेस के लिए। इस टाइप के ऑफेंस के लिए अगर उसको पहले कन्विक्ट किया गया है तो भी ये ग्राउंड ऑफ एविक्शन है। आप डिटेल में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। E और F मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उनसे काफ़ी सवाल बनते हैं।
मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सवाल बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन 12 में क्लॉज 6 तक सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो क्लॉज 6 तक हम डील करेंगे साथ में, उसके बाद के क्लॉजेज आप पढ़ सकते हैं खुद से। क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि कोई भी एविक्शन का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। किसके अगेंस्ट नहीं पास किया जाएगा? सब टेनेंट के अगेंस्ट पास नहीं किया जाएगा जिसके सब टेनेंसी का नोटिस ऑलरेडी दिया जा चुका है। यानी जो लीगली सब टेनेंट है, जिसको खुद परमिशन दी है, रिटर्न परमिशन दी हुई है लैंडलॉर्ड ने रहने की, तो मान लीजिए टेनेंट को निकाला तो आप उस सब टेनेंट को नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल जो सब टेनेंट है उसको भी आपने पार्टी बनाया हो अपने केस में। फिर सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि कोई जो एविक्शन ऑफ टेनेंट है क्लॉज ए के बेसिस पर नहीं किया जाएगा अगर सेक्शन 13 के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया गया है तो। मतलब इसका ये है कि क्लॉज ए में क्या दिया हुआ था, हमने अरियर्स ऑफ रेंट के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए नोटिस उसने रेंट नहीं दिया है और लैंडलॉर्ड ने नोटिस दे दिया, नोटिस देने के 2 महीने बाद भी उसने रेंट नहीं दिया तो उसको एविक्ट कर सकते हैं। बट इन्होंने क्या करा है, सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि नहीं कर सकते उसको एविक्ट अगर उसने सेक्शन 13 के अंदर पैसे डिपॉजिट कर दिए हों। सेक्शन 13 में कुछ कंडीशंस दिए हैं जिसमें आपको कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो रेंट डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आपने वो कर दिया है ना तो आपको एविक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज ए, उसमें अगर आप कुछ सूट लेकर आए हैं तो आप नहीं एविक्ट कर सकते हैं पर्सन को अगर उसने सेक्शन 13 जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया हो। बट एक प्रोवाइज़ो है यहाँ पर कि मान लीजिए ऐसा कर दिया, टेनेंट ने डिपॉजिट कर दिया बट फिर उसके बाद उसने 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए फिर रेंट नहीं दिया तो उसको इस क्लॉज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैं हूँ लैंडलॉर्ड, मेरा रेंट किसी ने 3 महीने से पे नहीं किया, मैंने उसको नोटिस किए दिया, उसके बाद भी उसने पे नहीं किया, मैं कोर्ट में केस लेके गई। जैसे मैं केस लेके गई उसने सेक्शन 13 के अंदर जो डिपॉजिट उसको करना था उसने कर दिया तो उसको इस सेक्शन का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए फिर उसने अगले 3 महीने लगातार मुझे पेमेंट फिर नहीं की अगर रेंट की, तो फिर क्या होगा कि उसको इस सेक्शन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद सब सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए अकोमोडेशन ट्रांसफ़र होती है किसी लैंडलॉर्ड को तो वो कब तक सूट नहीं ला सकता। क्लॉज ई या क्लॉज एफ के अंदर, यानी क्लॉज ई और क्लॉज एफ में हमने क्या पढ़ा था कि रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अगर हमें किसी टेनेंट को एविक्ट करना होता है तो हम क्लॉज ई और क्लॉज एफ में सूट लाते हैं। बट ऐसा सूट कोई ऐसा लैंडलॉर्ड नहीं ला सकता जिसने अभी अभी अकोमोडेशन एक्वायर किया हो। कब तक के लिए नहीं ला सकता? 1 साल के लिए नहीं ला सकता। मान लीजिए मेरी अकोमोडेशन है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने ट्रांसफ़र कर दी अपनी अकोमोडेशन अपनी बहन को, तो मेरी बहन है अगर उसको टेनेंट को हटाना है तो वो 1 साल तक कोई सूट नहीं ला सकती। जब उसको अकोमोडेशन ट्रांसफ़र हुई है उसके 1 साल बाद भले ही वो टेनेंट जो ऑलरेडी है उनको हटाने का सूट ले आए बट उसके पहले वो सूट नहीं ला सकती। तो ये है बेसिकली इस सेक्शन का मतलब। अब हम रीड करते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 5। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि मान लीजिए कभी कोई ऑर्डर ऑफ एविक्शन पास होता है इस ग्राउंड पे जो कि क्लॉज ई में स्पेसिफाइड है। क्लॉज ई में क्या स्पेसिफाइड था? क्लॉज ई में ये स्पेसिफाइड था कि रेसिडेंशियल रीजंस पर अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी ऑर्डर पास होगा आपके फेवर में कि ठीक है आप एविक्शन करवा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जब पास होगा उसके 2 महीने के बाद ही आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ये 2 मंथ्स वाली बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लीजिए आपके फेवर में ऑर्डर पास हो गया कि आप एविक्शन करवा सकते हैं अंडर क्लॉज ई, तो कितने महीने के बाद आपको पोजीशन मिलेगी? तो आपको 2 महीने के बाद ही पोजीशन मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं सबसेक्शन 6 पे। इसमें क्लॉज एफ के बारे में लिखा है, ऊपर क्लॉज ई के बारे में लिखा था, इसमें क्लॉज एफ के बारे में लिखा है। क्लॉज एफ क्या था? जब हम नॉन रेसिडेंशियल रीजंस पर अकोमोडेशंस एविक्ट करवाते हैं। इसमें भी ए क्लॉज जो है इसमें यही बात लिखी है कि 2 महीने के बाद ही आप पोजीशन ले सकते हैं। और बी में एक दूसरी बात लिखी है जो याद रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या लिखा है, जो भी अकोमोडेशन किन सिटीज़ में सिचुएटेड है, ग्वालियर में, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, भोपाल में, जबलपुर में, रायपुर में और दुर्ग में,
यानी इन सिटीज़ में एमपी की जो भी अकोमोडेशन सिचुएटेड है, कौन सी अकोमोडेशन, जो कि क्लॉज एफ में दी है। क्लॉज एफ में कैसी अकोमोडेशन दी थी, नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। तो मान लीजिए ऐसी अकोमोडेशन अगर इन पर्टिकुलर सिटीज़ में है या और कोई सी सिटीज़ में है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हैं, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको टेनेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा? फर्स्ट, कि जो भी एनुअल स्टैंडर्ड रेंट है अकोमोडेशन का, उसका डबल अमाउंट देना पड़ेगा। डबल अमाउंट कब देना पड़ेगा? उसमें भी दो चीज़ें हैं। यानी कि अभी हमने कितनी बात देखी कि नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है अगर कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में, और लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट से खाली करवाता है वो अकोमोडेशन, तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहले क्या लिखा है? डबल कंपनसेशन देना पड़ेगा एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का। किन केसेस में? मान लीजिए जो अकोमोडेशन है वो 10 साल के लिए, 10 साल कितने? 10 साल जब उसने सूट फाइल किया लैंडलॉर्ड ने, उसके पहले के 10 साल जो थे उसमें टेनेंट बिजनेस कर रहा था उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन में, या फिर जो टेनेंट है उसने बिजनेस छोड़ दिया बट बिजनेस जो है उसके छोड़ने के जस्ट बाद जो नेक्स्ट टेनेंट आया उसने कंटिन्यू किया। तो ये 10 ईयर्स वाला क्लॉज याद रखना है कि जब मान लीजिए वो पर्टिकुलर बिजनेस उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन में 10 साल से हो रहा होगा, तो जो कंपनसेशन है लैंडलॉर्ड को वो डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी 10 साल वाली बात नहीं है, तो एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का अकोमोडेशन देना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए 10 साल वाला क्लॉज है तो डबल देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 साल वाला कोई क्लॉज नहीं है तो जितना एनुअल स्टैंडर्ड रेंट होगा उतना देना पड़ेगा कंपनसेशन लैंडलॉर्ड को। किसको देगा लैंडलॉर्ड? टेनेंट को कंपनसेशन देगा। अब देखिए इसके बाद जो क्लॉजेज हैं 7 से लेके तो आपके 11 तक, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनसे बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट आप फिर भी ये सेक्शन 12 का पार्ट है तो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप सब सेक्शन 6 के बाद भी 11 तक एक बार खुद ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 13। अब हमने एक, आपको बात ध्यान हो तो हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में, इसके जस्ट ऊपर वाला सेक्शन, ये देखिए सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेक्शन 13 के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, कर देता है, तो क्लॉज ए के अंदर उसे नहीं एविक्ट किया जाएगा। और क्लॉज ए क्या था कि अरियर्स ऑफ रेंट अगर नहीं दिया है तो टेनेंट को आप एविक्ट कर सकते हैं, बट अगर उसने सेक्शन 13 के अंदर डिपॉजिट कर दिया है अमाउंट तो उसे एविक्ट नहीं किया जाएगा। इसी सेक्शन 13 को अब हम पढ़ेंगे आगे। सेक्शन 13 में क्या दिया है? फर्स्ट सबसेक्शन में दिया है इसके कि मान लीजिए सेक्शन 12 के अंदर कोई सा भी सूट आया और 1 महीने के अंदर अंदर जो टेनेंट है उसने रेंट डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा कि, तो बेसिकली ये होगा कि अंडर सबसेक्शन 5 उसे निकाला नहीं जा सकता। यानी सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंडर अगर उसने रेंट डिपॉजिट कर दिया तो उसे सबसेक्शन 5 के अंदर ये वाली बात लिखी है कि टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जा सकता। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ टेनेंट मेक डिपॉजिट और पेमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 2, द डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of the accommodation ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ रेंट। इसमें बेसिकली वही बात लिखी है जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 12 के क्लॉज सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि अगर सेक्शन 13 के अंदर डिपॉजिट कर दिया गया है तो उसको 12(1)(a) के अंतर्गत एविक्ट नहीं किया जाएगा। सेम बात सबसेक्शन 5 में लिखी है सेक्शन 13 के कि मान लीजिए अगर डिपॉजिट कर दिया गया तो रिकवरी ऑफ पोजेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट, क्योंकि टेनेंट ने क्या किया? टेनेंट ने डिपॉजिट कर दिया पेमेंट अंडर सबसेक्शन 1। 2 और 3 में क्या बात लिखी है? सबसेक्शन 2 और 3 में 2 में लिखी है बेसिकली कि अगर कोई डिस्प्यूट है अमाउंट को लेके तो कोर्ट एक प्रोविजनल रेंट डिसाइड करेगा जो कि टेनेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 में क्या बात लिखी है? ये लिखी हुई है कि मान लीजिए अब रेंट को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है बट पर्सन को लेके डिस्प्यूट है कि किसको रेंट देना है,
तो जो रेंट है वो कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर फाइनल डिसीजन जैसा भी होगा कोर्ट उस हिसाब से उस पर्सन को रेंट दे देगा जिसको वो रेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं क्लॉज 4 में और क्लॉज 6 में, किस चीज़ को लेके, डिफेंस टू बी स्ट्रक डाउन। यहाँ भी लिखा है देखिए, डिफेंस टू बी स्ट्रक डाउन, यानी कि अगर मान लीजिए 4 में लिखा है कि मान लीजिए टेनेंट ने एक फ्रिवलस डिस्प्यूट लाया, फॉल्स रीजंस पर डिस्प्यूट लाया कि पर्सन जो है हमें पता ही नहीं है किसको रेंट देना है, पर्सन डिस्प्यूटेड है, मान लीजिए ये इसने बिना रीज़न के बोल दिया सिर्फ इसलिए कि सूट डिले कर दिया जाए या वॉट एवर, फॉल्स रीज़न से उसने डिस्प्यूट किया पर्सन को, जबकि कोई डिस्प्यूटेड नहीं था, पता था कि किस इंसान को रेंट देना है, बट स्टिल उसने कोर्ट में ये बात रखी। तो अगर ऐसा उसने कोई फॉल्स रीज़न दिया है तो जितने भी उसके डिफेंस हैं वो स्ट्रक डाउन हो जाएंगे। और यही बात लिखी है सबसेक्शन 6 में। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए उसने अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया जो कि उसको सबसेक्शन 1 में डिपॉजिट करना था, तो जो कोर्ट है उसका डिफेंस स्ट्रक डाउन कर देगा और जो भी सूट की हियरिंग है उसके साथ प्रोसीड करेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13। अब देखिए सेक्शन 14 जो है इसको इतना से ध्यान रखिए कि सबलेटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। सेक्शन 14 इज़ बेसिकली अबाउट सबलेटिंग, कि कोई भी टेनेंट जो है वो बिना प्रीवियस कंसेंट के लैंडलॉर्ड की सबलेट नहीं करेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि क्या सबलेट किया जा सकता है, और 4 ऑप्शन आते हैं। तो कब किया जा सकता है, कब प्रीवियस कंसेंट हो लैंडलॉर्ड की, वो भी राइटिंग में। अगर राइटिंग में कंसेंट होगी तभी सबलेट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र और असाइन कर सकता है टेनेंट अपने राइट्स को। इतनी बात ध्यान में रखिए। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 बेसिकली वही है कि ये नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टेनेंसी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री पर्सपेक्टिव से। फिर यहाँ लिखा है सब टेनेंट टू बी टेनेंट इन सर्टेन केसेस, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री पर्सपेक्टिव से। इसके बाद सेक्शन 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 17 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो भी बात है रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री, यानी कि जब लैंडलॉर्ड रिकवर कर लेता है अपनी पोजेशन अंडर क्लॉज ई और क्लॉज एफ, तो फिर वो कैसे पोजेशन पूरी रिकवर करेगा और ऑक्यूपेशन और री एंट्री को लेके क्या क्लॉजेज हैं वो दिए हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ इसमें बेसिकली टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है। हर सब सेक्शन में आपको कुछ टाइमलाइन दी हुई है, वो आप ध्यान में रखिएगा। सेम गोज़ विथ सेक्शन 18। सेक्शन 18 में लिखा है कि जब जी और एच के अंदर लैंडलॉर्ड को पोजेशन का राइट मिलता है, 17 में क्या दिया था, ई और एफ के अंदर जब राइट मिलता है, किसका ई और एफ, 12 का ई और एफ। 12 के ई और एफ में क्या था, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल यूजेस के लिए जब आप अकोमोडेशन लेते हैं। और यहाँ पर किन क्लॉजेज में, जी और एच के लिए दिया हुआ है सेक्शन 18 में कि आप कैसे रिकवरी करेंगे फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग। इसमें भी टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जो भी टाइमलाइन इसमें दी है सारे सब सेक्शन में वो आप ध्यान रख लीजिएगा। टाइमलाइन के अलावा इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये याद रखिए सेक्शन 19, ये सेक्शन नंबर पूछा जाता है कई बार कि रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड, मतलब जब आप किसी को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए टेनेंट बनाते हैं तो उसकी पोजेशन वापस रिकवर कैसे की जाती है उस अकोमोडेशन की, इसमें जनरली सेक्शन नंबर पूछा जाता है। अब हम आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इन सर्टेन केसेस। अब मान लीजिए जो लैंडलॉर्ड है अकोमोडेशन का वो कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉरपोरेट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और जो अकोमोडेशन है वो क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए या तो कि ये मान लीजिए जो कंपनी वगैरह है इसके एम्प्लॉयज़ को रहना है वहाँ पर इसलिए चाहिए, या मान लीजिए कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो उसको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी करना है तो वो सेक्शन 20 के अंदर रिकवर करेगा अपनी पोजेशन को। इसमें ये हो सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा, कोर्ट में सूट फाइल करेगा और वो अपनी जो अकोमोडेशन है वो वापस ले सकता है, और इसके लिए दिए हुए हैं 4 ग्राउंड ए बी सी और डी। ये ग्राउंड देखिए इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको इसमें से ऐसा होता है कि इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है ऐसा पूछ सकते हैं। तो इसमें 4 ग्राउंड्स दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसी टाइप के ग्राउंड्स है कि मान लीजिए कोई अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन है,
अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के तौर पर उसको अकोमोडेशन में रहने दिया और उसका टर्म ख़त्म हो गया एम्प्लॉयमेंट का, तो उसको हटा सकते हैं। इसी तरीके की बाकी की कंडीशंस हैं, तो चारों कंडीशंस आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 21 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सेक्शन 22 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्शन नंबर्स काफ़ी कम है, तो एक रीड तो आप दे ही सकते हैं इस एक्ट को। सेक्शन 23 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर 3A पर। और अगर आपको एक बात ध्यान हो तो हमने ऊपर पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था कि चैप्टर 3 उन लैंडलॉर्ड्स पर अप्लाई नहीं होगा जो चैप्टर 3A में दिए हुए हैं। चैप्टर 3A के कौन से वाले सेक्शन में? 23J में। तो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड 23J में दिए हुए हैं उन पर चैप्टर 3 की जगह क्या अप्लाई होगा? चैप्टर 3A अप्लाई होगा। तो इसलिए हम थोड़ा ए से स्किप करते हुए पहले हम जे पर जाकर पहले जे पढ़ेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो कि किस लैंडलॉर्ड पे बेसिकली ये चैप्टर अप्लाई होता है। तो हम फटाफट से स्किप करते हुए जाएंगे जे पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्री पर्सपेक्टिव से भी, कि जो चैप्टर 3A है उसमें जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है वो कहाँ दी है? तो 23J में। कई बार सेक्शन पूछ लिया जाता है, कई बार 4-5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन लैंडलॉर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 23J। तो ये सारे लोग आप पढ़ लीजिएगा, इन सब लोगों पर चैप्टर 3A अप्लाई होता है, ना कि चैप्टर 3 अप्लाई होता है। कौन आते हैं लैंडलॉर्ड में? इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी रिटायर्ड सर्वेंट होंगे, किसके? गवर्नमेंट के। और इसमें रिटायर्ड मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी आते हैं। सेकंड में क्या दिया है? रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ ए कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड में क्या दिया हुआ है? विडो और अ डाइवोर्स्ड वाइफ। फोर्थ में दिया हुआ है फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन। और 5 में दिया हुआ है ऐसा सर्वेंट किसी गवर्नमेंट का जिसमें मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशंस उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिलनी चाहिए ऐसी प्लेस पर जहाँ पर उसका खुद का घर है। यानी इसमें कौन लैंडलॉर्ड आया? 5th पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं हम। इसमें उसको लैंडलॉर्ड भी माना गया है जो कि मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है या मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज है, बट वो सर्विस रूल के अंतर्गत अगर मान लीजिए उसको ऐसी जगह पोस्ट किया जाता है जहाँ पर उसका खुद का घर है, तो उसको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ तभी अकोमोडेशन मिलेगी जब वो कोई पीनल रेंट देता है। तो ये 5 तरीके के लैंडलॉर्ड दिए हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम ए से वापस शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर मतलब उसका रूल फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। किसके लिए? एविक्ट कराने के लिए टेनेंट को। इसमें ग्राउंड्स बहुत सारे नहीं दिए हुए हैं जैसे सेक्शन 12 में दिए थे, इसमें सिर्फ 2 ग्राउंड दिए हुए हैं। कौन से 2 ग्राउंड दिए हुए हैं? जो सेक्शन 12 के आपको क्लॉज ई और क्लॉज एफ में मिले थे, यानी कि रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वाला ग्राउंड, और बी में कौन सा ग्राउंड दिया हुआ है? नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वाला ग्राउंड। इसमें 12 जैसे बहुत सारे ग्राउंड नहीं दिए हैं, इसमें आपको 2 ही ग्राउंड दिए हैं जिस पे आप एविक्शन करवा सकते हैं। 23B में क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर है। देखिए बी से लेके डी तक आपका पूरा प्रोसीजर चलता है। तो मेंस में जब क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर क्या है अंडर सेक्शन 3A, तो आप बी से लेके डी तक डील करते हैं। इसमें बेसिकली पहला तो बी में आपको समन इशू करना होता है। फिर इसके बाद कंटेस्ट करने के लिए, अगर सूट को कंटेस्ट करना है तो टेनेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके बारे में 23C में दिया हुआ है। फिर डी में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो 23B से लेके डी है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और टाइमलाइंस ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि पूरा प्रोसीजर है। अब ये रिवीजन के बारे में दिया हुआ है 23E में। इसका आप सेक्शन नंबर याद रखिएगा, ये सेक्शन नंबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ये आता है कि अपील लाए करती है कि नहीं, तो यहाँ पर बेसिकली चैप्टर 3A के अंदर क्या होता है? कोई अपील लाए नहीं करती है फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो चैप्टर 3 में जब आप एविक्शन के लिए सूट फाइल करते हैं तो आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, बट यहाँ अगर आप देखेंगे 23A
के अंदर, तो अगर आप सूट फाइल करते हैं तो आप कहाँ सूट फाइल करते हैं, किसके पास जाते हैं आप जाते हैं इसमें रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। आप जब चैप्टर 3 में जाते हैं तो आप सिविल कोर्ट जाते हैं, बट आप जब चैप्टर 3A में जाते हैं तो आप रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। बट प्रोसीजर आपका सिविल प्रोसीजर वाला ही रहता है, किसका, एप्लीकेशन का। जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के फॉर्मेट में ही होती है। ये थोड़ा मैंने रेफरेंस दे दिया आपको एक बार। हाँ, तो रिवीजन के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई अपील लाई नहीं करेगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो सुओ मोटो या फिर कोई एप्लीकेशन पर जो है वो रिवीजन कर सकता है। इसके बाद ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे वाला क्लॉज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए 23G में क्या दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। अगर आपने ये पढ़ा हो तो ये आपने सेक्शन 17 में देखा होगा। सेक्शन 17 में जो आपने बात देखी थी वही यहाँ पर 23G में है। दो बार ये बात क्यों है, क्योंकि सेक्शन 17 में उन लैंडलॉर्ड्स के लिए थी जो चैप्टर 3 फॉलो करते हैं, और 23G में उन लैंडलॉर्ड के लिए है जो चैप्टर 3A फॉलो करते हैं। और वो लैंडलॉर्ड कहाँ दिए थे, सेक्शन 23J में, जो कि हमने सबसे पहले रीड किया था ये चैप्टर शुरू करने से पहले। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया, डिपॉजिट ऑफ रेंट पेंडिंग प्रोसीडिंग फॉर एविक्शन और फॉर रिवीजन। अब डिपॉजिट ऑफ रेंट हमने चैप्टर 3 में कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 13 में पढ़ा था हमने कि डिपॉजिट कर देगा अगर रेंट तो उसे एविक्ट नहीं किया जाएगा टेनेंट को। यहाँ पर भी देखिए वही लिखा है। इसके बाद ये कुछ पीनल वो है प्रोविजन कि फॉल्स एंड फ्रिवलेस एप्लीकेशन अगर दी है तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर 3A का 23J में आपका लैंडलॉर्ड दिया है। अब हम आते हैं सेक्शन 24 पे। यहाँ से डिपॉजिट ऑफ रेंट शुरू हो जाता है। बेसिकली यहाँ लिखा नहीं है, चैप्टर 4 शुरू होता है यहाँ से। चैप्टर 4 डिपॉजिट को लेके, डिपॉजिट ऑफ रेंट को लेके। ये पूरा चैप्टर आप एक बार पढ़ लें, लेकिन ये प्री पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट सेक्शन 24 टू सेक्शन 27 जो कि चैप्टर 4 का पार्ट है, ये आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में हैं तो, पर अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर 5। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 5। इसमें बेसिकली रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट, पावर्स, फंक्शंस के बारे में बात की गई है। इसमें जो है सेक्शन 28 इम्पॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। अपॉइंटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये MCQ में आता है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। तो सेक्शन 28 इज़ इम्पॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से। 29 मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, स्किप कर सकते हैं आप। सेक्शन 30 मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं 31 पे तो ये प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि अपील किसके पास जाती है, ये भी आप देख लीजिएगा। सेकंड अपील का मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री से नहीं है। 33, 34 ये सब आप स्किप कर सकते हैं। 35 प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैसी पावर्स एक्सरसाइज करता है, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है थोड़ा, एग्जीक्यूशन ऑफ अदर ऑर्डर। सेक्शन 36 भी ध्यान रखिए आप, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। तो क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एक तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर अपील किसके पास जाती है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूशन करते वक्त किस तरीके की पावर एक्सरसाइज करेगा। और यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है 36 के बाद चैप्टर 5। फिर चैप्टर 6 शुरू होता है यहाँ से, प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेनल्टीज़। यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप अपने बेयर एक्ट में देख सकते हैं, PDF हमने दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें 37 में आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है कि वो अपने अकोमोडेशन को गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स में रखेगा।
ये याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन नंबर याद रख लीजिए कि लैंडलॉर्ड ड्यूटी टू कीप अकोमोडेशन इन गुड रिपेयर। बस प्री पर्सपेक्टिव से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। 38 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से, कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विस। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी लैंडलॉर्ड क्या नहीं करेगा, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिसका कोई सफिशिएंट कॉज ना हो और उसने इसेंशियल सप्लाई कट ऑफ कर दी हो, यानी बिना सफिशिएंट कॉज के वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि वो विदहोल्ड करे कोई भी इसेंशियल सप्लाई या सर्विस। उसके बाद आगे ये दिया हुआ है कि अगर वो ऐसा करता है टेनेंट तो लैंडलॉर्ड अगर ऐसा करता है तो टेनेंट के पास क्या रेमेडीज़ हैं। तो सेक्शन 38 इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सेक्शन 39 से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहाँ तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 41 तक कुछ भी प्री पर्सपेक्टिव से इतना ज़रूरी नहीं है। अब आता है 42 टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से। एंड सेक्शन 43 पेनल्टीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। इसमें बहुत सारी पेनल्टी दी हुई है अलग अलग सेक्शंस में। अगर किसी ने, टेनेंट ने या लैंडलॉर्ड ने, दोनों में से किसी ने भी कुछ करा है अगर गलत, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ होंगी, ये सेक्शन 43 में दी हुई हैं और 42 में टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसीज़ के रिगार्डिंग दिया है। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हम सेक्शन 44 पे आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा ऐसे ऑफेंसेस की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कोई मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो ही कोई कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसे ऑफेंस की जो इस एक्ट में पनिशेबल है। तो हमेशा ध्यान रखिए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। इसके बाद कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए, बिना कंप्लेंट के कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। कब कंप्लेंट फाइल होना चाहिए, ऑफेंस के कमीशन के 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। तो ये बातें जो थोड़ी हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से। अब चैप्टर 7 पे आते हैं। यहाँ से चैप्टर 7 शुरू है, मिसलेनियस है चैप्टर 7। इसमें आप 45 इम्पॉर्टेंट है आपका, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स। किसी किसी मैटर में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड है, कैसे मैटर्स में यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया है, हम थोड़ा देख लेते हैं कि कोई भी सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा ऐसा सूट, किस रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने के रिस्पेक्ट में। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड रेंट को कौन फिक्स कर सकता है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसलिए इसमें जो सिविल कोर्ट है वो ऐसा सूट एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा सूट सिर्फ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही एंटरटेन करेगी। और इसके अलावा इस एक्ट में जहाँ जहाँ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्पावर्ड है वहाँ वहाँ सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, और कोई भी इंजंक्शन भी नहीं दे सकता है सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सबसेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया है स्पेसिफिकली कि जो भी सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है वो सिविल कोर्ट को प्रिवेंट नहीं करेगा ऐसा कोई भी सूट एंटरटेन करने के लिए। मान लीजिए ऐसे सूट में अगर क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग टाइटल ऑफ अकोमोडेशन, या फिर डिस्प्यूट है कि किसको रेंट मिलना चाहिए, ऐसे 2 केसेस में सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें कुछ बातें तो ऐसी आ रही है जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंटरटेन करेगा, बट ऐसे भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जो टाइटल को लेकर हैं या इस चीज़ को लेकर हैं कि किस पर्सन के पास रेंट जाएगा, तो ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है सूट। सेक्शन 45 इज़ इम्पॉर्टेंट प्री पर्सपेक्टिव से, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बाकी के सेक्शंस जो आगे तक हैं 51 तक, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है प्री पर्सपेक्टिव से, तो 51 तक आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी करें तो चलेगा। अब 51 जो है बस उतना, 50 जो है वो बस ध्यान रखिएगा कि 50 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में एक रूल्स लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स बना सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एमपी अकोमोडेशन एक्ट रिगार्डिंग प्री पर्सपेक्टिव। तो अच्छे से तैयारी कीजिए
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करते ही चले गए हैं, वैसे तो एक्ट के साथ साथ ही डिस्कस करते चले गए हैं, बट स्टिल हम एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस डील करेंगे जो एमपी अकोमोडेशन एक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है, लेंदी हो गया है, इसलिए हम इसमें क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने पढ़ते पढ़ते ही डिस्कस कर लिया कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो हम जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और इसलिए जो आगे के अपडेट्स हैं उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट का, ताकि इस लेक्चर के बाद आपको ईजी हो, एक सॉर्टेड वे में आपको पीडीएफ मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।